हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्काई। तो आज जो है हम कवर करेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक फेडरलिज्म क्लास 10th। उसका टॉपिक कौन सा टॉपिक? सेंटर स्टेट रिलेशंस। टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो था हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, मतलब किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए जिससे कि फेडरलिज्म सक्सीड हुआ। फेडरलिज्म जो कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो हमारी कंट्री में सक्सीड हो पाया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशंस। क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो समझिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट के पावर, ये रिलेशंस कौन से हैं? पावर शेयरिंग के रिलेशंस। कौन से रिलेशंस? पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट, उनके बीच में पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स। इस अरेंजमेंट को क्या किया? रिस्ट्रक्चर किया। किसने? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या किया? सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में जो पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स थे उसे रिस्ट्रक्चर किया। क्यों ऐसा करना पड़ा? समझिए बहुत लंबे टाइम तक, मतलब इंडिपेंडेंस के काफी लॉन्ग टाइम तक सेम पार्टी जो कि सेंटर में रूल करती थी, सेम पार्टी जो कि सेंटर गवर्नमेंट में रूल करती थी, वही ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट में रूल करती थी। इंडिपेंडेंस के बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस सेम पार्टी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल कर रही थी वही पार्टी रूल करती थी ज्यादातर स्टेट्स में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमस यूनिट के तौर पर उसकी इंडिपेंडेंट राइट्स नहीं मिल पा रहे थे। उसके पास इंडिपेंडेंट राइट्स नहीं मिल पा रहे थे। क्यों नहीं मिल पा रहे थे? क्योंकि वो एक ऑटोनॉमस यूनिट नहीं था। सेम पार्टी है, देखिए सेम पार्टी है तो जो नेशनल लीडर है, जो इस पार्टी का मेन लीडर होगा वही सारे डिसीजंस लेता रहेगा। मेन लीडर जो होगा, चाहे फिर वो नेशन के लिए ले, चाहे फिर वो स्टेट के लिए ले। समझ रहे हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट को उसके ऑटोनॉमस यूनिट्स, उसके इंडिपेंडेंट राइट्स नहीं मिल पा रहे थे। अच्छा, और जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, जब भी जो स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी दूसरी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी दूसरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पार्टी क्या कोशिश करती थी? वो कोशिश करती थी कि वो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उन्हें अंडरमाइन कर ले, उन्हें हथिया ले, स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पावर ना मिले। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी, ऐसा करने की कोशिश करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज कर लेती थी। लेकिन आज क्या होता है? क्या ऐसा होता है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, बट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। बट उस टाइम पर क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज कर लेती थी, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पार्टी है और स्टेट गवर्नमेंट में कोई दूसरी पार्टी आ गई, कोई दूसरी पार्टी जीत गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस राइवल पार्टी के साथ क्या करती थी? उसकी पावर्स को अंडरमाइन कर लेती थी, उसे डिसमिस भी कर सकती थी, कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज कर लेती थी। समझ आया? स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती थी क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट टाइम। बट ये सब चेंज कब जाके हुआ? आफ्टर 1990। क्यों? 1990 के बाद रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का राइज हुआ। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज, लोग क्या करने लग गए, उठ के आए, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाने का सोचा। बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज मतलब एक डिस्ट्रिक्ट की पार्टीज हो गई, एक छोटे से रीजन की पार्टी, नेशनल पार्टी नहीं, रीजनल पार्टी। मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ इस ही एरिया में इलेक्शन लड़ेंगे, हम पूरे नेशन में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर हम महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो महाराष्ट्र के रीजन में ही अपनी स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे, वो नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। ये है मतलब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का। तो बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई 1990 के बाद, उस पीरियड के बाद। और उस पीरियड के बाद कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? जब एक पार्टी या उससे ज्यादा पार्टीज क्या कर लेती हैं? अलायंस बना लेती हैं गवर्नमेंट में आने के लिए। तो कोलिशन गवर्नमेंट का वो एरा चालू हुआ 1990 के बाद। कोई भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी लोकसभा में। कोई भी सिंगल पार्टी
क्लियर मेजोरिटी लोकसभा में गेन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, जो मेजर पार्टी थी, नेशनल पार्टी जो थी, उन्हें अलायंस बनाना पड़ रहा था रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मेजर नेशनल पार्टीज को क्या करना पड़ रहा था, अलायंस बनाना पड़ रहा था छोटी छोटी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। जब ऐसा स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, एक नया कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग आया कोलिशन गवर्नमेंट की। नेशनल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज वो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस फॉर्म कर रही हैं। दोनों के बीच में एक पावर शेयरिंग कहीं ना कहीं होगी। जब वो एक अलायंस फॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट, वो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो जो छोटी पार्टी है, वो अपनी डिमांड रखेगी कि हमारी तरफ से कम इतने मिनिस्टर्स होने चाहिए, इतने वगैरह वगैरह एमएलए होने चाहिए, इतने टिकट मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं डिमांड वो रखेगी, समझ रहे हैं। तो पावर का शेयरिंग होगा, डेफिनेटली होगा पावर का शेयरिंग। और ये कौन सा होगा, बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, स्टेट्स के लिए ऑटोनॉमस राइट्स का जो रिस्पेक्ट थी वो बढ़ी। पहले समझा जाता था कि स्टेट्स को पावर नहीं मिल पाती थी, ऑटोनॉमस राइट्स नहीं मिल पाती थी, सेंटर उनकी पावर को अंडरमाइन कर लेती थी। बट उसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट्स की अहमियत बढ़ी, ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस बढ़ी, जब कोई भी नेशनल मेजर पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजोरिटी गेन नहीं कर पा रही थी, तब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्हें अलायंस बनानी पड़ रही थी, जिससे कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ की भी रिस्पेक्ट बढ़ी और उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट भी बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, मतलब ये इस फैक्ट पे सपोर्ट किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं करे। किसी भी आर्बिट्ररी मैनर में, किसी भी अपनी मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। और इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट था उसे क्या मिला, वो उसके ऑटोनॉमस राइट्स मिले। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को उसकी पावर्स मिलनी स्टार्ट हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को अंडरमाइन करने की कोशिश भी नहीं कर सकती थी, ना ही वो उसे डिसमिस कर सकती थी, जैसे कि पुराने पहले थोड़े 50 से 40 साल पहले इतना कुछ पहले हुआ करता था। बट 1990 के बाद ये सब चेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं करेगी और इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन बेहतर हुए, स्टेट गवर्नमेंट को उसके ऑटोनॉमस राइट्स मिले और इस तरीके से फेडरलिज्म हमारी कंट्री में स्ट्रेंथ हुआ, सक्सेस हुआ और फेडरलिज्म सक्सीड हुआ। कहां पर, इंडिया में। ये थे वो स्टेप्स, वो 3 स्टेप्स, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने उठाए, जिससे कि फेडरलिज्म सक्सीड हो पाया। तो उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर होगा, किस किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट बातें क्या थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पुराने टाइम में किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमस राइट्स नहीं मिल पाते थे, क्यों नहीं देती थी, और फिर बाद में क्या कि 1990 के बाद, याद रखिएगा, कोलिशन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट हुआ। कोलिशन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट हुआ तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पेक्ट बढ़ी, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमस राइट्स मिलने स्टार्ट हो गए। तो बस नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होगा हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट विल बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो बस पढ़ते रहिए, मजे करिए। गुड लक एंड बाय बाय।